सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रही हैं पूर्व वरिष्ठ राजनयिक वीना सीकरी, साथ है रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर गुलशन सचदेवा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक के बाद रक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया से संबंधित क्षेत्रों सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दरअसल नई दिल्ली में 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा ऐसे समय में हुई है जब भारत के साथ कई ऐतिहासिक संबंधों में विशेष प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया और बताया कि उनकी इस यात्रा का क्या महत्व है। आज भारत और रूस के 23वें शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक 25 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन ने हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी थी। 15 वर्ष पहले 2010 में हमारी साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है। हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी है। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और इसी पर आज हम बातचीत करेंगे अपने खास कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूर्व राजदूत वीना सीकरी। आपका बहुत बहुत स्वागत मैडम। थैंक यू। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे तीसरे मेहमान प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं। प्रोफेसर सचदेवा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। सबसे पहले हम चलते हैं वीना सीकरी मैडम के पास। पूर्व राजदूत हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण इस यात्रा को आप अपनी नजर से देखती हैं। बहुत ही विशेष यात्रा है प्रेसिडेंट पुतिन की, और ये कई वजहों से है। देखिए कि एक सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन जो होती है, ये 25 साल हो गए हैं कि भारत और रूस के बीच ये एनुअल बायलैटरल समिट हो गए हैं। 26वां साल शुरू हो गया है और इस दौरान 23 बार प्रेसिडेंट पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है मॉस्को में या भारत में। ये हमें बताता है कि भारत और रूस के रिश्ते कितने सुदृढ़ हैं और कितनी आशाएं हैं कि दोनों लीडर चाहते हैं और कर भी रहे हैं, सब अपने कोशिशें कर रहे हैं कि हमारी जो फ्रेंडशिप है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो आगे बढ़े। ये मेरे ख्याल में बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत लोग इनकी विजिट जो है उसको देख रहे हैं ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की नजरिए से, और इसे देख रहे हैं कि अन्य देशों में क्या हो रहा है। लेकिन मैं कहती हूँ कि जो हमारी बायलैटरल रिश्ते हैं रूस के साथ, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हमारे रिश्ते जो रूस के साथ डेवलप हुए हैं और हो रहे हैं, वो कई दशकों से आ रहे हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी पिलर है हमारी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की। और भारत ये कहते हैं कि हम हर एक देश के साथ, यूएसए हो, यूके हो, रूस हो, जापान, चीन, अलग अलग हम उनके साथ अपने रिश्ते डेवलप करेंगे, और इनका कोई मतलब किसी और देश के साथ नहीं है। जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, इट इज नॉट अ जीरो सम गेम। ये नहीं कि हम रूस के साथ रिश्ते डेवलप कर रहे हैं तो किसी और के साथ कम होंगे या ज्यादा होंगे। जो भी जियोपॉलिटिकल मूवमेंट है आजकल, बड़ी वॉलेटिलिटी और फ्रेजिलिटी है ग्लोबल स्थिति में, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में, लेकिन फिर भी भारत और रूस के जो रिश्ते हैं ये कायम रहेंगे, और इनकी वजह से दोनों देशों में स्टेबिलिटी आती है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है, सिक्योरिटी डेवलप होती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि प्रेसिडेंट पुतिन की विजिट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए 3 विषयों पे सबसे ज्यादा जो है बातचीत हुई है। मैं कहूंगी ट्रेड रिलेशंस पे, क्योंकि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी बिजनेस फोरम पे उनकी मैं भाषण सुन रही थी। प्रेसिडेंट पुतिन ने भी
बड़ा अच्छा भाषण किया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो भारत और रूस के बीच समझौते हुए हैं ट्रेड को लेकर, क्योंकि बायलैटरल ट्रेड दोनों देश चाहते हैं कि 2030 तक $100 बिलियन बने, लेकिन भारत के एक्सपोर्ट जो है बहुत ही लो लेवल पे हैं आज की तारीख में। और जो निर्णय हुए हैं, जो डिसीजन हुए हैं, वो इस लिहाज से हुए हैं कि भारत की एक्सेस रशियन मार्केट को कैसे होगी, सी फूड के ऊपर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, लेबर मोबिलिटी, मैन पावर मूवमेंट, इन चीजों पे बहुत स्पेसिफिक निर्णय हुए हैं। और इससे जो है भारत की एक्सपोर्ट जो है शायद जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2030 के पहले ही $100 बिलियन क्रॉस कर लेंगे। डिफेंस कोऑपरेशन की बात बहुत जरूरी है। आप सब समझते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में जो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग सक्सेसेस थी भारत की, दो चीजें हैं उनकी वजह में जो सब लोग कहते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल और S-400 सिस्टम। तो ये जो चीजें हैं, दोनों जॉइंटली डेवलप्ड मिसाइल है रूस के साथ, और S-400 हमने रूस से इंपोर्ट किया है। तो इन चीजों पे जरूर बातचीत हुई है कि हमारी सिक्योरिटी कैसे बढ़ सकती है। एक लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट हुआ है, अग्रीमेंट हुई है लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट पे भारत और रूस के बीच, जो रशियन पार्लियामेंट ने रेटिफाइड भी कर चुके हैं। ऐसी लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट हमने अन्य देशों से भी की है, लेकिन अब जो रूस के साथ हो रही है इससे बहुत स्पेसिफिक एडवांटेजेस होंगे। और तीसरी बात है ऊर्जा के बारे में डिस्कशन हुए, और प्रेसिडेंट पुतिन ने भी इससे कहा है कि वो समझते हैं कि भारत और रूस के बीच एनर्जी एक्सचेंजेस और भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, इसके लिए रूस हमारे लिए बहुत चीजें करने को तैयार है। जरूर बात यह है कि रूस की बड़ी कंपनियों पे अमेरिकन सैंक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी डिस्कशंस हुए हैं कि भारत और रूस के बीच एनर्जी सिक्योरिटी कैसे कायम रहे। ये तीन वजह हैं जिसे मैं कह रही हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनका जो असर होगा ग्लोबल स्टेबिलिटी के आने वाले दिनों में जरूर पता चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर क्रिटिकल मिनरल्स और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में भी बातचीत की। ऊर्जा सुरक्षा भारत रूस साझेदारी का मजबूत और महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग क्लीन एनर्जी की हमारी साझा प्राथमिकताओं को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण रहा है। हम इस विन विन सहयोग को जारी रखेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग पूरे विश्व में सिक्योर और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्लीन एनर्जी, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और न्यू एज इंडस्ट्रीज में हमारी साझेदारी को ठोस समर्थन मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरीके से रूस और भारत संयुक्त रूप से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत और रूस ने लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है, और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत और रूस के बीच यूएन, G20, ब्रिक्स, SCO तथा अन्य मंचों पर करीबी सहयोग रहा है। करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए हम इन सभी मंचों पर अपना संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री ने रूस के साथ सहयोग में यूरिया उत्पादन की भी बात की। साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि किस तरीके से दोनों देश के बीच जो टाई अप्स हुए हैं, जो समझौता हुआ है, उससे ये उत्पादन और बढ़ेगा। कृषि और फर्टिलाइजर के क्षेत्र में हमारा करीबी सहयोग फूड सिक्योरिटी और किसान कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि इसे आगे बढ़ाते हुए अब दोनों पक्ष साथ मिलकर यूरिया उत्पादन के प्रयास कर रहे हैं। वीना, और आपने बड़ी ही हॉलिस्टिक एक व्यू डाला और 3 एस्पेक्ट्स की आपने विस्तार से चर्चा की है, और हम इस पे रक्षा के बारे में भी लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ से बात करेंगे। लेकिन अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, उनसे बात करते हैं। प्रोफेसर सचदेवा, प्रधानमंत्री ने बड़े ही कैटेगोरिकली ये कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में, 10 वर्षों में पूरी दुनिया में कई उतार चढ़ाव हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच भारत रूस के जो संबंध है वो समय की हर कसौटी पर खरे उतरे हैं। भारत और रूस के संबंध, आज की जो बैठक हुई है, मेरा सवाल ये है कि ये
या पुतिन की यात्रा कहें, ये भारत की विदेश नीति के दीर्घकालिक हितों के लिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जो दोनों देशों को होंगे, उसके लिए कितना महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है ये? जी, आपने बिल्कुल सही बात पूछी है और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही बोला है कि दुनिया के अंदर जब से हमारा उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2000 से हमने शुरू किया है और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि पूरी दुनिया के अंदर जो जियोपॉलिटिक्स है वो बिल्कुल बदल गई है। नए नए दोस्त बने हैं, नई नई दिक्कतें दुनिया में आई हैं। भारत की विदेश नीति, भारत की आर्थिक नीति बदली है, इसी तरीके से रूस की अपनी नीतियां भी बदली है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भारत और रूस के जो संबंध हैं वो पहले से प्रगाढ़ हुए हैं, उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आई है आगे बढ़ने के लिए। और अभी हम जो देखते हैं, जैसे एम्बेसडर साहब ने बताया, जो मुद्दे जिनके ऊपर डिस्कशन हुई, अब सबसे बड़ा मुद्दा उसमें ये है कि कैसे हमारा जो व्यापार है जो अभी 70 बिलियन के करीब हो गया है और बड़ी आसानी से 100 बिलियन तक जा सकता है, और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जो हम कच्चा तेल वहां से खरीद रहे हैं उसका एक उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा एक लंबा इतिहास रहा है रूस के साथ संबंधों का, सोवियत टाइम का भी और उसके बाद का भी। लेकिन अगर अब सोवियत जमाने में देखें तो जो आर्थिक संबंध थे हमारा, वो सोवियत संघ हमारा जो है वो सबसे बड़ा व्यापार का हमारा साझेदार होता था जी। लेकिन उसके बाद चीजें बदल गई और पिछले कई सालों में हमने देखा कि हमारे जो सामरिक संबंध है बहुत करीब हो गए थे, लेकिन आर्थिक जो हमारे संबंध थे उसमें दिक्कतें थी। 8-10 बिलियन के करीब हमारा जो व्यापार था वो रुका हुआ था बहुत सालों तक। लेकिन पिछले 3-4 साल में जब से यूक्रेन का युद्ध हुआ है, उसका एक प्रभाव ये हुआ कि यूरोप के देश वहां से तेल गैस खरीदना बंद कर दिए और रूस क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है एनर्जी का, तो उसके बाद से डिस्काउंटेड तेल जो है हमने वहां से खरीदना शुरू किया। अब उसमें दूसरी दिक्कत सबसे बड़ी ये आ रही है क्योंकि उनके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, तो कैसे हम उनका भुगतान करें। तो बड़ी मुस्तैदी से मुझे लगता है दोनों देशों के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया है कि हम उसको भुगतान कर पाए हैं, चाहे वो भारत की करेंसी में हो, चाहे वो दूसरे किसी और ब्रिक्स देशों की करेंसी में हो। तो उन्होंने एक पूरा खाका तैयार करके पूरा मैकेनिज्म बना लिया है। लेकिन अभी भी हमारे ऊपर दबाव है। आप जानते हैं अमेरिका ने 25% हमारे ऊपर टैरिफ लगाया है क्योंकि हम तेल वहां से खरीद रहे हैं, और क्योंकि वॉल्यूम हमारा तेल का बढ़ गया है और बढ़ने की संभावना है, तो जितने कनेक्टिविटी के हमारे प्रोजेक्ट्स थे, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर था, चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर की बात करते हैं और प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में उसका जिक्र किया है। तो ये सारी जितने भी कॉरिडोर्स हैं, क्योंकि अब ट्रेड वॉल्यूम बढ़ गया है तो उनको ठीक से एक्टिव करने की संभावनाएं भी पहले से बढ़ गई हैं। लेकिन अब दिक्कत यह है कि कैसे पूरे जो व्यापार हमारा है उसका बड़ी डायनामिक सिचुएशन है, उसको कैसे इसको कंटिन्यू हम करें। तो उसमें प्रेसिडेंट पुतिन ने बिल्कुल कैटेगोरिकली इसके अंदर उसका आश्वासन दिया है कि हम अनइंटरप्टेड एनर्जी भारत को देंगे और हमने एक पूरा खाका उसके बारे में तैयार कर लिया है। 2030 तक का एक रोड मैप पूरा आर्थिक नीतियों का बना लिया है और हमने ऑलरेडी तेजी से भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का जो ट्रेड एग्रीमेंट है, तो बहुत सी जो दिक्कतें हमारे व्यापारियों को आती हैं उनको, क्योंकि रूस की मार्केट बहुत तेजी से बदल रही है, पश्चिम के जो वहां पे कंपनियां थी वहां से निकल गई हैं, तो काफी एक नई अपॉर्चुनिटीज वहां पे भारत के लिए आ सकती है। तो अब यह है कि जो हमारा बेस है वो हम जानते हैं कि रक्षा के मामले में तो एक सॉलिड हमारा जो पार्टनरशिप बहुत पहले से रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। अब नया उसके अंदर जो इकोनॉमिक हमारा जो जुड़ गया है और कनेक्टिविटी उसके साथ जुड़ जाएगी, तो कैसे इसको हम आने वाले समय में, जिस तरीके से अमेरिका और रूस के बीच में निर्णायक दौर पे लगता है बातचीत पहुंच रही है, तो हो सकता है कुछ आने वाले महीनों के अंदर उसका कोई नतीजा निकल पाए और सैंक्शन के अंदर कुछ ढील हो जाए। तो उसके बाद जो हमारे लिए काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी भारत के लिए, क्योंकि सामरिक तौर से, राजनीतिक तौर से हम बहुत पहले से बहुत करीब हैं और जो एक पिलर उसका कमजोर था जो आर्थिक वाला, उसके अंदर भी अब क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रेड हमारा हो रहा है। अब दिक्कत सिर्फ यह है क्योंकि हम तेल काफी खरीद रहे हैं तो हमारे निर्यात भारत के बहुत कम है अभी रूस के लिए। तो कैसे हम अपने निर्यात को भी बढ़ाएं और किस तरीके से नई नई जो निवेश की अवसर है उनके लिए, हमारी कंपनीज के लिए, क्योंकि थोड़ी उनके दिमाग में शंका रहती है कि कहीं वहां पे सैंक्शंस हैं तो कहीं हमारी दिक्कतें ना आ जाएं। और सबसे एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी नया एग्रीमेंट जो मोबिलिटी का, इसके दौरान अभी उसको फाइनलाइज किया गया है जी।
पिछले 2-3 सालों में हमने ये भी देखा है कि हजारों की संख्या में 30-40 हजार जो हमारे जो वर्कर्स हैं वो भी जो है वहां पे चले गए हैं और अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से रिस्ट्रिक्शन माइग्रेशन के ऊपर, मोबिलिटी के ऊपर पश्चिम के देशों में अभी आ रही है, तो उसमें एक नए आयाम मिलते हैं, नए अपॉर्चुनिटीज मिलती है। हमारे जो लोग हैं, चाहे वो स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, क्योंकि रूस के अंदर काफी कमी है लोगों की, और क्योंकि अभी उनका डिफेंस सेक्टर के अंदर भी उन्होंने काफी प्रोडक्शन को पहले से बढ़ाया है और एग्रीकल्चर में और दूसरे सेक्टर्स में भी काफी उनको लोग चाहिए। तो ये सारे इस तरह से, क्योंकि हमारा पुराने संबंध है, उसके अंदर और नई चीजें जुड़ गई हैं और नया एक अंतर्राष्ट्रीय एकदम माहौल बदला हुआ है। लेकिन आखिरी बात जो मैं ये कहूंगा, क्योंकि जब प्रेसिडेंट पुतिन खासतौर से जैसे यूरोप के देश हैं, उनका जो रवैया है रूस के प्रति काफी गंभीर है, तो उनको अपना सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज अभी वो मान रहे हैं। तो सब बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि पुतिन साहब भारत में गए हैं, वहां पे क्या बातचीत होगी। तो इसलिए बड़े ही हमने सूझबूझ के तरीके से, जैसे प्रधानमंत्री ने जो अपना वक्तव्य शुरू में दिया था, तो उसमें उन्होंने शांति की बात की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी इस युद्ध समाप्त हो उससे सारी दुनिया को फायदा होगा और हम दोनों देशों की जो आपस में हमारा जो संबंध है वो भी उससे आगे बढ़ा पाएंगे। तो पूरा जियोपॉलिटिक्स का जो माहौल है बदला हुआ है और उसके अंदर सबकी निगाहें, क्योंकि द्विपक्षीय हमारी बातचीत थी, उसके लेकिन बड़े परिणाम जो हैं उसको बड़े गंभीरता से दूसरे देश भी देख रहे हैं। तो उसको हमने बड़े मुस्तैदी से वो सारे जो हैं चीजों को किया है। और सबसे बड़ी चीज है कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए हुए हैं कि भले ही हमारे बहुत अच्छे संबंध पश्चिम के देशों के साथ, अमेरिका के साथ, यूरोप के देशों के साथ बने हैं, लेकिन रूस भी एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर है हमारी फॉरेन पॉलिसी। बातचीत भले ही द्विपक्षीय हो मोदी और पुतिन के बीच में, लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त भारत पर ही लगी हुई हैं कि आखिर बातचीत क्या हो रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बताया किस तरीके से रूस ने भारतीय सेना को सहयोग किया है। Our country, for the last half a century, has been helping to arm and modernize the Indian Army, including the Air Defense Forces, Aviation, and the Navy. In general, we are undoubtedly satisfied with the results of the negotiation we just had. Ahead of us, we have the meeting with the President of India, but even now, I can express my confidence that the current visit and the agreements reached will help the further deepening of the Russian-Indian strategic partnership for the benefit of our countries and the peoples of India and Russia. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बताया कि किस तरीके से वो मेक इन इंडिया को सपोर्ट करेंगे, समर्थन देंगे। In that turn, the Russian enterprises will be establishing the production of industrial products in the framework of the Make in India program, which is a hallmark project of distinguished Prime Minister Modi. The prospects of the reinforcement of the interaction of Russian-Indian entrepreneurs and business circles are discussed in detail during the ongoing Business Forum in New Delhi. We are going to take part in the plenary session of this event today together with Mr. Modi. The humanitarian cooperation between Russia and India is also of multifaceted character. Our peoples throughout centuries have been sincerely interested in the traditions, history and spiritual values of each other. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्दर्न टी रूट और चेन्नई व्लादिवोस्टॉक कॉरिडोर के बारे में भी बताया कि कैसे इससे दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी में और सुधार होगा। दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना हमारी मुख्य प्राथमिकता है। हम INSTC, नॉर्दर्न सी रूट, चेन्नई व्लादिवोस्टॉक कॉरिडोर पर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे खुशी है कि अब हम भारत के सी फेरर्स की पोलर वाटर्स में ट्रेनिंग के लिए सहयोग करेंगे। यह आर्कटिक में हमारे सहयोग को नई ताकत तो देगा ही, साथ ही इससे भारत के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। उसी प्रकार से शिप बिल्डिंग में हमारा गहरा सहयोग मेक इन इंडिया को सशक्त बनाने का सामर्थ्य रखता है। यह हमारे विन विन सहयोग का एक और उत्तम उदाहरण है। चलते हैं लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ के पास, रक्षा विशेषज्ञ हैं और रक्षा और सुरक्षा साझेदारी के नजरिए से अगर देखा जाए तो भारत रूस सहयोग कहां पर खड़ा है और आगे का पाथ क्या है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत रूस का जो रिश्ता है ये दुनिया के सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट रेजिलियंट रिलेशनशिप्स। मैं रक्षा के संदर्भ में ये क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कि जब दो देशों के बीच में जो रिश्ते होते हैं, व्यापार के, ट्रेड के, एनर्जी के और दूसरे पहलू डिस्कस किए गए हैं। देखिए, ट्रेड जैसे चाइना के साथ हम लोग करते रहे हैं, बावजूद गलवान की लड़ाई जब 5 साल पहले हुई, ट्रेड हमारा बल्कि बढ़ा है चाइना के साथ।
यूएसए ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए हुए हैं, लेकिन यूएसए अभी भी यूरेनियम खरीदता है, यानी कुछ लिंकेजेस हैं ट्रेड के। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रेड तो चलता है एडवर्सेरियल कंडीशंस में भी, लेकिन इसका सही मापदंड आता है डिफेंस रिलेशंस, रक्षा के मामलों में, क्योंकि रक्षा के मामले एक दूसरे को वेपन्स, असला, हथियार, प्लेटफॉर्म्स, एम्यूनिशन तभी दिया जाता है जब आपस का रिश्ता बहुत गहरा हो। और ट्रेड, जैसे हमारे इंडिया चाइना के साथ जितने भी ट्रेड रिलेशन हो जाए बहुत ज्यादा है, कभी हम एक दूसरे के साथ डिफेंस रिलेशंस नहीं बना पाएंगे। रशिया के साथ हमारी तीनों सेनाओं का, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों सेनाओं का बहुत अच्छा नाता है। एयरफोर्स के सुखोई एयरक्राफ्ट, उसके पहले मिग एयरक्राफ्ट या S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स, जो जिन्होंने अपने आप को ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छा परिचय दिया इन सब वेपन सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म्स ने। आर्मी के चाहे टैंक्स हों और चाहे AK राइफल जो जॉइंट वेंचर पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, नेवी के हमारे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हों या एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ये सब हम रशिया से लेते आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो ब्रह्मोस मिसाइल का जॉइंट वेंचर है, जो तीनों सी, एयर, लैंड में ऑपरेट करता है, वो एक जॉइंट वेंचर है। इंडिया और रशिया, भारत और रूस के बीच के संबंध रक्षा क्षेत्र में है। मेरी समझ से, हालांकि फ्रांस से, यूएसए से और कई और देशों से भी हमारे संबंध सुदृढ़ हुए हैं पिछले दशक में, लेकिन रशिया इंडिया के बीच के जो डिफेंस एंगेजमेंट्स हैं, सिर्फ यही दो देश हैं जहां पर हम लोग को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तीनों माध्यम में काम कर रहे हैं। और 1971 की लड़ाई हो, में भी हमारे संघर्ष हुए हैं। हमारे को हमेशा एन वक्त पे जब एम्यूनिशन या प्लेटफॉर्म की जरूरत या मेंटेनेंस या रिपेयर की जरूरत पड़ी है, तो हमें रूस से कभी मायूसी नहीं हुई। इसलिए रक्षा एक बहुत बड़ा पहलू बनता है हमारे रिश्तों में। इंडियन आर्म फोर्सेस का लगभग 2/3 जो हिस्सा है हमारे प्लेटफॉर्म्स का, वो रशियन ओरिजिन का है या सोवियत ओरिजिन। और आने वाले समय में, जैसे हम सुन रहे हैं, अभी चर्चा हो रही है S-400 के बाद S-500 को प्रोड्यूस करने की, सुखोई 57 एयरक्राफ्ट को लेने की, जो आगे एडवांस एयरक्राफ्ट हैं, तो ये सब पहलू बहुत अहमियत रखते हैं। आपके पास फिर आते हैं, जरा चलते हैं प्रोफेसर गुलशन सचदेवा के पास एक बार फिर से। प्रोफेसर सचदेवा से हमारा सवाल ये है कि हम ग्लोबल साउथ की बात लगातार कर रहे हैं, यानी वैश्विक दक्षिण। इसके संदर्भ में देखा जाए तो ये बैठक किस तरीके से सामूहिक हितों को आगे बढ़ाने का एक नया अवसर प्रदान करने वाली है? आपने ग्लोबल साउथ की बात की है, और आप देखेंगे कि पिछले 3-4 साल में जो ग्लोबल साउथ का जो नैरेटिव है, ग्लोबल साउथ के बारे में जो बातचीत है, उसमें बहुत तेजी आई है। जैसे हमारी अभी ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी भारत में आएगी, उसमें आप देखें कि बार बार इसके बारे में फिर से चर्चा में ये बात आएगी। उसका कारण ये है कि जो ग्लोबल साउथ है वो पहले जैसा ग्लोबल साउथ नहीं है। ऐसे कोई गरीब विकसित विकासशील देशों का कुछ समूह नहीं है। हालांकि वो बात पहले से ही साउथ साउथ कोऑपरेशन ग्लोबल साउथ की दशकों से हो रही थी, लेकिन अभी का जो ग्लोबल साउथ है उसमें हम हैवी वेट्स की बात कर रहे हैं। चाहे उसमें भारत हो, चाहे उसमें ब्राजील हो, साउथ अफ्रीका हो, बड़े बड़े और कंट्रीज भी हैं। और टेक्नोलॉजिकली हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, इवन इंटेलेक्चुअली बहुत बड़े हैवी वेट्स जो हैं ग्लोबल साउथ के अंदर हैं जी। और जो रूस का भी जो रुझान है, आप हम देख रहे हैं पिछले 2-3 साल में, जब से उनके ऊपर पश्चिम की तरफ से सैंक्शन लगे हैं और वो बिल्कुल पश्चिम से एक तरीके से कट गए हैं। हालांकि रूस किसी जमाने में G7, G8 का हिस्सा हुआ करता था, अब उनका ध्यान भी बहुत ग्लोबल साउथ के देशों की तरफ हो गया है। हालांकि रूस कोई ग्लोबल साउथ का उस तरीके से हिस्सा नहीं है, तो एक अपनी नई डेफिनेशन रूस में वो रखते हैं जिसको वो ग्लोबल मेजॉरिटी बोलते हैं। तो उनको लगता है कि जो ग्लोबल मेजॉरिटी है वही आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और भारत की उसके अंदर एक बहुत अग्रणी भूमिका रहेगी। और उनके हिसाब से चीन भी उसका एक अच्छा हिस्सा है, और क्योंकि उनके चीन के साथ भी अच्छे संबंध हैं, तो इसलिए वो काफी, इनफैक्ट जब उनसे अभी सवाल भी पूछा गया था क्या आप G8 का हिस्सा बनना चाहेंगे दोबारा से, तो सीधा उन्होंने जवाब दिया था नहीं में, क्योंकि उनका कहना था कि जो आने वाला वक्त है वो ये जो बाकी देश हैं ग्लोबल साउथ जिसको हम बोलते हैं, उनके अंदर उनके साथ हमारी जो भागीदारी है वो बहुत सुदृढ़ हो रही है और फ्यूचर शायद उन्हीं का है। क्योंकि अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो ये इकोनॉमीज और भी बहुत बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। तो इसलिए जो भारत में जब वो आए हैं, और बाकी इनफैक्ट अभी रूस ने अफ्रीका के देशों के साथ भी काफी उन्होंने वार्तालाप किया था, तो इसलिए क्योंकि उनकी रुझान ग्लोबल साउथ की तरफ है और
इसलिए उनको लगता है कि भारत के साथ जो उनकी साझेदारी है वो उसके अंदर ग्लोबल साउथ में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। ऑलरेडी वो ब्रिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, फाउंडर मेंबर है रूस भी। तो इसलिए उनका क्योंकि रुझान उस तरफ है और पूरी दुनिया की हम देखते हैं, चाहे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, इनफैक्ट आज हमारे प्रधानमंत्री ने भी अपने वक्तव्य में जब वो बिजनेस के लोगों से बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं, जो ग्रीन ट्रांजिशन की जो पूरी बात है, उसमें भारत के अंदर बहुत क्षमता है और काफी तकनीक की क्षमता रूस के अंदर भी है। तो क्यों नहीं भारत और रूस मिलके उस तरह के व्हीकल ऑटोमोबाइल्स में भी हम लोग इकट्ठा उसको बनाना, उन ऑटोमोबाइल्स को शुरू करें। तो इस तरह से मुझे लगता है कि क्योंकि हमारा अपना एक रुझान भारत का भी ग्लोबल साउथ की तरफ बहुत है, क्योंकि हमको लगता है कि हम वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है। आपने देखा होगा G20 के टाइम, प्रेसिडेंसी के टाइम में भारत ने 3 वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट भी ऑर्गेनाइज किए थे। इस तरह से अब क्योंकि उनका भी रुझान उधर है, तो मुझे लगता है कि भारत और रूस इकट्ठे मिलकर भी काफी कुछ ग्लोबल साउथ में कर सकते हैं। आज राष्ट्रपति पुतिन और मुझे इंडिया रशिया बिजनेस फोरम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मंच हमारे बिजनेस संबंधों को नई ताकत देगा। इससे एक्सपोर्ट, को प्रोडक्शन और को इनोवेशन के नए दरवाजे भी खुलेंगे। दोनों पक्ष यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ FTA के शीघ्र समापन के लिए प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रोफेसर सचदेवा ने जो बात कही बड़ी अहम बात है दुआ साहब, क्योंकि आप एक तरीके से देखें आर्थिक प्रतिबंधों की बात कर रहे थे और आर्थिक प्रतिबंधों के दबाव में रूस के लिए भारत की भूमिका अब कितनी अहम हो गई है। ग्लोबल साउथ की भूमिका तो अहम ही है और चूंकि भारत वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है तो भारत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। और देखिए भारत भी किस तरीके से एक तरीके से बिल्कुल संतुलित रुख अपना दिखा रहा है, चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो, रूस हो या बाकी बड़े देश हो। इस पर आपके क्या विचार हैं, कैसे इसे आप देखते हैं? सिर्फ रूस ही नहीं, अभी पूरे विश्व में भारत की महत्व थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। जैसे हम लोग भी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, आने वाले कुछ सालों में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की संभावना है। तो विश्व के बाकी देश, खासतौर पे ग्लोबल साउथ, ये चाहता है कि भारत एक ज्यादा बड़ी भूमिका अदा करे ग्लोबल अफेयर्स। और इसी के चलते आजकल जो एक सबसे फुल पुश चल रहा है के देशों में, अमेरिका, रशिया, चाइना, इन सब के बीच में जो चल रहा है, उसके बीच एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज कर, पोस्ट मल्टीपोलर वर्ल्ड, जब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज करने की रशिया भी देखता है। रशिया देख रहा है कि पीछे डोनाल्ड ट्रंप जी ने, उन्होंने बीच में प्रेसिडेंट ट्रंप ने G2 की बात कर दी थी, यानी कि रशिया, अमेरिका और चीन के बीच में अगर दुओपॉली हो गई, अगर ऐसा कुछ होगा तो रशिया भी उस हिसाब से ग्लोबल साउथ की तरफ होना चाहेगा, जिसका कि भारत के किस्म से प्रतिनिधित्व कर रहा है। और इसलिए रशिया इंडिया के साथ और बहुत पहलू हमने डिस्कस किए, लेकिन ये एक और वजह है जबकि वो हमारे से बेहतर रिलेशंस चाहेंगे, यानी कि रिलेशंस तो बेहतर हैं, इसको एक अलग मुकाम पे ले जाने की जरूरत। तभी इस विजिट के दौरान जो एक दो नए पहलू, जिसकी मोबिलिटी की बात की, यानी कि स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स को रशिया की जरूरत, ये देखने के पोजीशन में है। दूसरी तरफ अभी चर्चा नहीं की हम लोगों ने आपस में, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तरफ, न्यूक्लियर कोऑपरेशन में भी रशिया ने अभी पहल की है, क्योंकि रशिया मेरे ख्याल से एक ही देश है पूरे विश्व में जो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर बनते हैं, यानी जो ऐसे दूर दराज के इलाकों में लगाए जा सकते हैं, जो कि ग्रिड में ना लगाए जाए और ऊपर में ही पावर दे सके। तो उसको चर्चा की जा रही है भारत रशिया के बीच में इस विजिट में, क्योंकि अब हमें सब ड्राइवर्स देखने हैं इंटर बायलैटरल रिलेशंस। जी दुआ साहब, और आपने बात की न्यूक्लियर कोऑपरेशन की, इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस बैठक में ऊर्जा सहयोग यानी एनर्जी कोऑपरेशन को लेकर क्या बड़े फैसले या कैसे समझौते हुए और उनका भविष्य में क्या प्रभाव पड़ने वाला है दोनों देशों के रिश्ते पर और पूरी दुनिया पर? एनर्जी के क्षेत्र में पिछले 4 सालों में, जब से यूक्रेन युद्ध हुआ और अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए रशिया पर, भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, हमने एनर्जी के संबंध रशिया से तोड़े नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। अभी 19 की तारीख में रशिया हमारा सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर बन गया है। उनसे लेकर के जो दूसरा तेल है उसको रिफाइन करके यूरोप में भेज रहा है और देशों में भेज,
तो ये एक हमारा एक अच्छा माध्यम बन गया, क्योंकि हमारी जो ट्रेड है वो सैंक्शन से परे है, हमारी ट्रेड रुपीज में है। जब अमेरिका ने हमारे ऊपर 25% तक टैरिफ लगाया है और अमेरिका का दबाव है कि हम एनर्जी के क्षेत्र में जो ऑयल है रशिया से ले, तो मैं चाहता हूं कि कम करें। तो ये चीजें अचानक नहीं हो जाती, उसको समय लगता है। तो कुछ एडजस्टमेंट्स की जा रही है ट्रेड में, जो गिरावट आई है और गिरावट आएगी, लेकिन इस मीटिंग में, आज की इस मीटिंग में और तरीके जांच किए जा रहे हैं, जिसमें कि भारत और रशिया से हम ये कर पाए कि हम तय कर पाए कि किस तरह के हम एनर्जी क्षेत्र में आगे हम चल पाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, वीना सीकरी मैडम और लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ साहब, आप सब हमारे साथ जुड़े और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा पर बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रही थी पूर्व वरिष्ठ राजनयिक वीना सीकरी, साथ थे रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर गुलशन सचदेवा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में